इसको शुरू कर लेते हैं ईंधन सेल। तो ईंधन सेल को यदि देखें बेटा, ईंधन सेल किस प्रकार से हो सकता है? देखो ईंधन सेल में क्या होता है, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखें। तो ईंधन ईंधन सेल में यदि देखें तो ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बस इतना है इसकी डेफिनेशन कि जो ईंधन की ऊर्जा है उसको हम क्या कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और ईंधन सेल में ये प्रक्रिया होती है ना, यानी कि ये प्रक्रिया होती है, इसमें क्या करते हैं, ईंधन ऊर्जा को किस में बदल दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में। बस यही काम होता है। तो ईंधन सेल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सीधे हम इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि ईंधन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, किसमें, ईंधन सेल में। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या है, तो ईंधन सेल की यदि हम कार्य प्रणाली को देखेंगे तो ईंधन सेल की कार्य प्रणाली में H2 और O2, ठीक है ना, H2 और O2 के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। ये जो सामने चित्र लगा हुआ है ये ईंधन सेल का ही है। इसमें वातावरण को ज्यादा कोई नुकसान होता ही नहीं है। ठीक है ना। देखो बेटे इसमें क्या होता है, इसमें दो सरंध्र टाइटेनियम या कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं। या तो क्या होगा, कार्बन इलेक्ट्रोड होगा या टाइटेनियम होगा। ठीक है ना, दो इलेक्ट्रोड होंगे। देखो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रोड, ये जो कैथोड यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, ये कैथोड है, ये वाला है ना। इधर की तरफ देखेंगे तो एनोड। और एक किससे बने हुए हैं, ये है सरंध्र। सरंध्र का मतलब इनमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र है। इनमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र है ना। सरंध्र टाइटेनियम का होगा या कार्बन इलेक्ट्रोड होगा। तो यहाँ पर ये जो दिए हैं कार्बन इलेक्ट्रोड है, ये तो टाइटेनियम का होगा या कार्बन इलेक्ट्रोड होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रोड है ना, कैथोड और एनोड। इसमें यदि देखेंगे इन इलेक्ट्रोडों में प्लेटिनम का महीन चूर्ण भरा हुआ रहता है। इनके अंदर क्या होता है, जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम धातु है, उसका चूर्ण भरा हुआ रहता है। इनके अंदर जो इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोडों के अंदर क्या होता है, प्लेटिनम का चूर्ण भरा रहता है, पीटी का चूर्ण। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोड पर होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है ना, यानी कि इस पर जो होने वाली अभिक्रिया है उसके लिए क्या काम करती हैं, उत्प्रेरक का काम, कैटलिस्ट का काम करती है। तो सबसे पहले हमें देखना है ईंधन सेल में क्या हो रहा है, जो ईंधन ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। ईंधन ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना। तो ईंधन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है, उसे कहते हैं हम ईंधन सेल। ये प्रोसेस है ईंधन सेल के लिए। इस सेल में क्या होगा, H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा होगा आपको। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, और ये ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों को प्रभावित करके हो रहा है ना। इनमें दो क्या होंगे, इसमें जो है दो सरंध्र टाइटेनियम हो सकता है और कार्बन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर ये तो कार्बन के इलेक्ट्रोड होंगे या टाइटेनियम, और इनमें क्या भर दिया जाता है, प्लेटिनम का महीन चूर्ण भर दिया जाता है, ताकि वो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर जो होने वाली अभिक्रिया है उनमें कार्य कर सके। ठीक है ना। दोनों जो इलेक्ट्रोड है, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इनके मध्य अम्लीय और क्षारीय जल भरा हुआ रहता है। ये तो अम्लीय, इनके जो बीच में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखो K पॉजिटिव लिखा हुआ है, OH नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो क्या होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय जल भरा हुआ है। ठीक है ना, जैसे यहाँ क्षार दिखाई दे रहा है, OH। जहां पर क्या होगा बेटा, एक चीज ध्यान रखना है, अम्ल कहाँ पर होते हैं, जहां H प्लस लिखे रहते हैं। जहां पर भी H प्लस लिखा होगा इसका मतलब वो क्या होगा, अम्लीय होगा। जहां पर भी क्या होगा, H प्लस लिखा होगा, वो कैसे होगा, बताओ बेटा कैसे होगा, अम्लीय। उसे कहेंगे अम्लीय। ठीक है ना, ये अम्लीय हो जाएगा। जहां पर OH लिखा होगा वो कैसा होगा, क्षारीय सर। बिल्कुल। ठीक है ना, ये क्षारीय हो जाएगा। तो इस प्रकार से अम्लीय और क्षारीय दो प्रकार की चीजों को हम समझ सकते हैं कि अम्लीय। तो यहाँ पर देखो ये इन्होंने OH माइनस लिखा, इसका मतलब क्षारीय गुण दिखा रखा है ना। तो ये दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्यम, इनके बीच में जो है क्या भरा रहता है, अम्लीय क्षारीय जल भरा रहता है। ठीक है ना। जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, किसका काम करेगा, विद्युत अपघट्य का काम करेगा। ठीक है ना, विद्युत अपघट्य जानते हैं।
उसके बाद है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उच्च दाब पर, देखो कैसे, दाब कैसे होगा, उच्च दाब होगा, उच्च दाब पर सरंध्र इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत अपघट्य में प्रवाहित किया जाता है। यहाँ से क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन प्रवाहित की जा रही है, यहाँ पर क्या किया जाएगा, हाई प्रेशर किया जाएगा, ठीक है ना, दाब अधिक रखा जाएगा, ठीक है। और अधिक दाब रखने से यहाँ जब हाइड्रोजन अंदर जाएगा तो ये इलेक्ट्रोड कैसे है, सरंध्र है, इनमें रंध्र है, छोटे छोटे छिद्र है, उनसे प्रभावित होकर के वो कहाँ चला जाएगा, विद्युत अपघट्य में चले जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। और अब वहां पर क्रियाएं होंगी, किसमें, कौन सी अभिक्रियाएं होंगी बेटा, ये होंगी ईंधन सेल की अभिक्रियाएं। अब देखो ईंधन सेल में किस प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी, जो एनोड है, जो हमारे पास ये क्या है, एनोड है, इस एनोड में देखो किस प्रकार से होगा। एनोड पर क्या होता है कि इस तरफ से हाइड्रोजन जा रहा है, देखो ये हाइड्रोजन जा रहा है, ये हाइड्रोजन गया, हाइड्रोजन गैस है, और इसने OH के साथ अभिक्रिया की, एक्वस OH के साथ, 4 मॉलिक्यूल H2O बना दिया, और 4 क्या हुए, इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन निकलना क्या कहलाता बेटा, क्या कहलाता बेटा प्रियांशी, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, कौन सी प्रोसेस है बेटा इलेक्ट्रॉन का निकलना, प्रियांशी। साहिल तुम बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है। ऑक्सीकरण सर। बिल्कुल सही कहा इसने, इलेक्ट्रॉन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण। और जहां ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ये होता है एनोड पर, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और ये कहाँ हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। इसको हम उपचयन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, उपचयन। ऑक्सीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल गए। दूसरी प्रोसेस यदि हम कैथोड पर देखेंगे तो कैथोड पर क्या हो रहा है, देखो कैथोड से इधर से, देखो इधर से क्या जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ये ऑक्सीजन गया, और इस ऑक्सीजन ने क्या किया, ये गैस के फॉर्म में था, इसने 2 मॉलिक्यूल H2O से अभिक्रिया की, और 4 इलेक्ट्रॉन जो इसने त्यागे थे, ठीक है ना, हाइड्रोजन ने त्यागे थे, हाइड्रोजन के उसमें 4 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया। ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता बेटा, अपचयन सर। बिल्कुल, इसका कहते हैं, इसे कहते हैं अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन, या अंग्रेजी में कहते हैं रिडक्शन, ठीक है ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और इसने क्या बनाया, यहाँ पर 4OH माइनस बन जाएगा एक्वस फॉर्म में, अम्लीय, ठीक है ना। ये क्या होगा, OH बन जाएंगे, OH सॉरी, OH माइनस क्षार के रूप में यहाँ बन जाएंगे। तो ये दोनों प्रोसेस कहाँ होती हैं, एनोड और कैथोड पर, ठीक है ना। और इसमें जल की बूंदें बनेगी। और यदि हम इसको देखें बेटा, तो इसमें क्या होगा, जो सेल अभिक्रिया बनेगी, इसकी जो सेल बनेगा पूरा, किस प्रकार से बनेगा, तो यदि हम इसको सेल देखेंगे तो सेल किस प्रकार से होगा, देखो ये है सेल, यहाँ पर प्लेटिनम, उसमें हमने इनमें सरंध्र, इनमें भरे हुए हैं चूर्ण के रूप में, ठीक है ना। हाइड्रोजन ने यहाँ पर गया, यहाँ NaOH भी हो सकता है बेटा, KOH भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर K पॉजिटिव है और OH है, तो KOH भी हो सकता है, ठीक है ना, इसकी उपस्थिति में। ऑक्सीजन और फिर प्लेटिनम, ये इसकी सेल अभिक्रिया हो जाएगी। NaOH या KOH भी हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि KOH है, इसमें हमने NaOH लिखा हुआ, तो यहाँ KOH भी हो सकता है, ठीक है ना। सेल सेल में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगातार क्या होगा, नियमित रूप से हम प्रभावित करते रहते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, नियमित रूप का मतलब लगातार प्रभावित करते रहता है, ठीक है ना। प्रभावित करने पर लंबे समय तक क्या होगा, विद्युत धारा मिलती रहती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब हमें विद्युत धारा प्राप्त हो जाएगी, इससे सरल क्या हो सकता है ना, यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इस दोनों से क्या होगा, विद्युत धारा हमें मिलती रहेगी। देखो बेटा, इस यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, इससे प्रदूषण भी नहीं होता है, इस सेल से, ईंधन सेल से प्रदूषण भी नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरत भी है समय के साथ साथ, कि इसमें हमें प्रदूषण क्या नहीं होगा, इसमें इसमें क्या नहीं होगा, प्रदूषण भी नहीं होता है, ठीक
ठीक है ना। इस सेल का जो विभव होता है ये होता है 1.299 वोल्ट, यानी कि 1.3 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट होता है इस प्रकार के सेल का। ठीक है ना। और भी है बेटा इसमें इंफॉर्मेशन, कुछ और भी है जो हमें ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी, जैसे मान लीजिए ये क्या कहता है कि जब इस प्रकार के सेल, ये ईंधन सेल को अनेक सेल जोड़ करके सेल क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना, इनको जोड़ करके क्या किया जा सकता है, सेल क्षमता बढ़ाई जा सकती है ना। इस सेल से 1 किलोवाट ऊर्जा शक्ति तक पूर्ति की जा सकती है, यानी कि 1 किलोवाट ऊर्जा इससे इस प्रकार के सेलों से प्राप्त की जा सकती है। कौन से सेल है, ये ईंधन सेल है। ठीक है ना। ईंधन सेल, ईंधन सेल क्या होते हैं, जो ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना, उसको हम ईंधन सेल। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको, इनको जोड़ करके 1 किलोवाट तक की ऊर्जा शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है ना। उसके बाद है इस सेल का उपयोग जो है, जैसे हमारे पास अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम है। ठीक है ना, कहां पर किया जा रहा है, अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया गया। ठीक है ना, जो अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका, इस प्रकार के सेल का उपयोग किया गया था, है ना। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, जल जल जो है, जल वाष्प, जल निकलता है, जल वाष्प निकलती है क्योंकि इसमें पानी बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के द्वारा जल बनता है, तो जल ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता पर्यावरण को, है ना। और संगठित, ये संगठित होकर के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था भी हुई। अब देखो इसने क्या किया, हमने यहाँ से हाइड्रोजन दिया, यहाँ से ऑक्सीजन दिया, यहाँ क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल बन रहे, देखो ये जल के अणु बन रहे हैं। ठीक है ना, एक तो इसने ऊर्जा दी, और जो बाकी जो H2O बना उससे क्या हुआ, जल की पूर्ति हमें हुई, यानी कि उससे जो जल प्राप्त हुआ वो किसने पिया, जो अंतरिक्ष में हमारे क्या गए थे, साइंटिस्ट गए थे, उनके लिए जल की व्यवस्था भी हो गई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कई चीजों का फायदा हो गया इससे। ठीक है, देखो ईंधन सेल का उपयोग दूरदर्शन प्रसारण केंद्र में ऊर्जा शक्ति के लिए किया जाता है। दूरदर्शन प्रसारण केंद्र में ऊर्जा शक्ति के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना, और इस सेल में इस सेल में क्या होगा, हाइड्रोजन के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, मीथेन ले सकते हैं, C2H6 ले सकते हैं, प्रोपेन ले सकते हैं, मीथेन, एथेन और प्रोपेन आदि गैसों को भी ईंधन सेल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो अब आपको क्लियर लग गया होगा ईंधन सेल क्या हुआ। सिंपल चीज है बेटा, ईंधन सेल में क्या होता है कि जो ईंधन ऊर्जा होती है, किसी ईंधन से प्राप्त ऊर्जा, उसको हम क्या कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईंधन सेल कह सकते हैं। और ये इस टाइप से हमारे पास ईंधन सेल का ये पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा, पूछ सकता है। ये बहुत सिंपल था, काफी सिंपल टॉपिक है। उसके बाद जो इसके बाद बचता है, दूसरा टॉपिक है जो हमारे पास है, और वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद है संचारण। संचारण क्या होता है ना। तो संचारण टॉपिक को यदि हम देखेंगे, संचारण क्या है, तो लास्ट टॉपिक है संचारण। जानते हैं बेटा, कोई जानता है संचारण क्या है, किसी ने सुना हो संचारण, कोरिजन, हाई स्कूल में सुना होगा आप लोगों ने। कोई बता सकता है बेटा संचारण क्या है, जो भी आपको लग रहा हो कि संचारण क्या हो सकता है। किसी को नहीं मालूम कोरिजन। जब आप लोगों ने देखा होगा, एक घटना तो देखी होगी आप लोगों ने, है ना। माना कोई लोहे का टुकड़ा है और इसको आपने खुले में छोड़ रखा है, तो कुछ समय बाद देखेंगे आप लोग, इसमें क्या लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, जंक लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता।
तो जंग जी सर। लगना, लोहे पर जंग लगना ही संक्षारण है। मन धीरे धीरे क्या करेगा, इस लोहे को खत्म कर देगा, और जो इतना बड़ा टुकड़ा है एक दिन में इतना बड़ा दिखाई देगा आपको, और उसके लिए टाइम चाहिए होगा। ठीक है ना। तो लोहे पर जंग लगना जो प्रोसेस है वो कहलाता है संक्षारण। ठीक है ना। संक्षारण की परिभाषा इस प्रकार की नहीं है, ये तो मैं साधारण रूप से कह रहा हूं आपको। संक्षारण क्या होता है, देखो यदि हम कहें कि धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में, जो हमारे पास धातुएं हैं, हमारे पास धातुएं कौन सी हो सकती है, एल्युमिनियम हो सकता है, एयू हो सकता है, ठीक है ना, एजी हो सकता है, एफई हो सकता है, ये सारी धातुएं है ना। और इनको कहते हैं मेटल धातुएं हैं, और धातुएं भी है बहुत सारी, है ना। तो ये कहते हैं कि धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अवांछनीय यौगिकों, जैसे ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, आदि में परिवर्तन। ये जो धातुएं हैं ये किस में परिवर्तित हो रही हैं, ऑक्साइड में, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, मान लीजिए इसने Al2O3 में परिवर्तित हुआ, ये अवांछनीय है। ठीक है ना। सल्फाइड में परिवर्तित हो गया, तो सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, इनमें यदि परिवर्तित होता है तो क्या कहलाता है, इसको, इसी क्रिया को कहते हैं संक्षारण। धातुओं का उनके ऑक्साइड में परिवर्तित होना, सल्फाइड में परिवर्तित होना, कार्बोनेट में परिवर्तित होना, या सल्फेट में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है ना। और संक्षारण की प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे संक्षारण क्रिया होती है तो उसमें क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। क्या होता है इसमें, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना। यहाँ पर जो संक्षारण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। मुख्यतः जैसे देखो, मुख्यतः क्या कहता है कि वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नमी है, एवं HCl हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, Cl2 हो गया, H2S हो गया, आदि गैसें क्या होती है, संक्षारण अभिकर्मक है। ठीक है ना। ये क्या कहलाती है, संक्षारण अभिकर्मक कहलाती है। देखो संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है दो प्रकार की होती है ना, दो प्रकार का होता है इसमें। एक होता है रासायनिक या शुष्क संक्षारण, और दूसरा होता है विद्युतीय विद्युत रासायनिक या नम संक्षारण। दो प्रकार के संक्षारण हो रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो संक्षारण, संक्षारण सबको समझ में आ गया बेटा। संक्षारण सिंपल क्या हुआ, कोई बता सकता है। सर धातु का सल्फेट या सल्फाइड में परिवर्तन होना ही। बिल्कुल। यानी कि घर में यदि हम घर की भाषा में यदि हम कहें तो धातुओं पर जंग लगना ही क्या कहलाता है, जंग लगना ही क्या कहलाता है, उसका संचारण कहलाता है। धीरे धीरे वो संचारित हो जाता है। संचारित का मतलब वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, एक टाइम पे उसका पूरे धातु खत्म हो जाती है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा लोहे पर, लोहा हमारे लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि हमने देखा हुआ रहता है, उसमें जंग लग जाता बहुत जल्दी, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, फिर संचारण को रोकने के लिए बहुत सारी विधियां भी है ना। तो पहले हम ये देखते हैं, देखो दो प्रकार के जो संचारण है, पहला है रासायनिक या शुष्क संचारण। तो यदि हम रासायनिक या शुष्क संचारण को देखें तो क्या हो सकता है, ये कहता है कि धातु का वायुमंडल में उपस्थित जैसे गैस है, क्या हो सकती है, HCl हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो, क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, है ना। इनके द्वारा संचारण होने को क्या कहते हैं, रासायनिक शुष्क संचारण कहते हैं। यदि वायुमंडल में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये सल्फर डाइऑक्साइड आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब कुछ टाइम कहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो गई वायुमंडल में, तो ये क्या होता था, ये बारिश के साथ रूप में नीचे गिरता था। तो कई चीजों को इसने क्या कर दिया, नुकसान पहुंचाया। जैसे संगमरमर से बना हुआ जो हमारा ताजमहल है, उसके ऊपर पूरी तरह प्रतिबंधित है हवाई जहाज का उड़ाना। तो एक सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या हो गया, वो पीले रंग का हो गया। तो इसलिए माना जाता है कि ये जो क्या करते थे, ये संचारित कर देते हैं। ठीक है ना। यदि लोहे पर पड़ेंगे, एसिड बनेगा तो क्या करेगा, लोहे को नुकसान पहुंचाएगा। और ये देखो H2S हो गया, क्लोरीन हो गया, इनके द्वारा क्या होता है,
रासायनिक या शुष्क संचारण होता है। इनकी जरूरत नहीं होती कि नमी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। देखो ये क्या कहते हैं, ये गैसें धातु सतह से सीधे अभिक्रिया करके, ठीक है ना, धातु यौगिक बना देती है। ये धातुओं से क्या करेगी, संपर्क करेगी और धातु यौगिक बना देगी। जिससे क्या होगा, जिससे धातु का क्षय होता रहता है और धीरे धीरे धातु क्या होता रहता है, इसमें से खत्म होता रहता है। इन अभिक्रियाओं का वेग, धातु सक्रियता, ताप और अभिक्रिया से बने उत्पाद पर निर्भर करता है। ठीक है ना। जो ये अभिक्रियाएं हैं, इनका जो वेग है, वेग वो धातु की सक्रियता पर देखा जाता है, कौन धातु कितनी सक्रिय है। जिंक ज्यादा सॉरी Fe ज्यादा अभिक्रिया करेगा, Au ज्यादा अभिक्रिया करेगा, तो वो इस पर निर्भर करता है। ठीक है ना, उनकी सक्रियता पर निर्भर करता है ना। और जो अभिक्रिया से बने उत्पाद होते हैं बेटा, उन पर निर्भर करता है। दूसरा हमारे पास है जो रासायनिक या नम संचारण। इसमें क्या होता है, इसमें नमी की आवश्यकता होती है, नम संचारण। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है नम संचारण में। नम संचारण में देखेंगे तो धातुओं की नमी और अशुद्धता की उपस्थिति में संचारण की तीव्रता से होता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, एक तो धातु में जो नमी होगी उसके कारण होगा, और जो उसमें उपस्थित अशुद्धियां होंगी उनके कारण संचारण होता है। ठीक है ना। तो जिन धातुओं में मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, बहुत कम होता है। मानो कुछ धातुएं ऐसी जिनका क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव यदि कम है, तो जैसे माना हमारे पास Fe हो सकता है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है बेटा, कोई बताएगा? EMF। हाँ, EMF कहते हैं बेटा, EMF। और दूसरा पूरा नाम क्या होगा इसका? वैद्युत वाहक बल। बिल्कुल नहीं, वैद्युत वाहक बल भी होता है। और दूसरा किस नाम से भी जानते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव को? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है बेटा। ये तो ठीक है, बता दिया तुमने, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं। एक और भी कह सकते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसको माना जाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको माना जाता है? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव तो लिखा हुआ है बेटा, अभिषेक बताएगा, आयुष। चिन्ह परिपाटी के अनुसार केशव। जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार मानक इलेक्ट्रोड विभव किसको कहा जा सकता है? किसे कहते हैं बेटा? सुषमा। शिक्षा। दिव्या। काजल। आयुष। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, ईएमएफ तो कहा ही जाता बेटा इसको, साथ साथ में इसको कहा जाता है मानक अपचयन विभव। ध्यान रखना, मानक अपचयन विभव। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। मानक अपचयन विभव भी इसको कहा जाता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, है ना। मानक इलेक्ट्रोड या मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव, है ना, इलेक्ट्रोड भी जोड़ सकते हैं हम इसमें। ठीक है ना, मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, यदि इसका ये कहता है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है यदि बहुत कम है, जैसे Fe हो गया और जिंक हो गया, तो उनका संचारण आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम है तो उनका संचारण बहुत आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये पता लगा सकते हैं आप लोग किसका संचारण ज्यादा होगा। तो जो हमारे पास क्या होगा, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव सीरीज है, तो सीरीज में यदि देखोगे संचारण किसका सबसे अधिक हो सकता है, तो जो नीचे की तरफ है उनका संचारण आसानी से हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ है उनका संचारण कम हो पाएगा। तो देखो ये कहता है कि जिनका क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, Fe और जिंक, ठीक है, उनका क्या होगा, संचारण आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना। अब संचारण की क्रियाविधि किस प्रकार से, ये पूछा जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
संक्षारण की क्रियाविधि। लोहे का जंग लगना है ना, लोहे पर जंग लगना, किस प्रकार से जंग लग सकता है, ठीक है ना। तो लोहे पर जंग लगना क्या हो जाता है, एक कौन सी क्रिया है, यह है विद्युत रासायनिक क्रिया। अब कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है, तो ये कौन सी है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया। लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया है, विद्युत रासायनिक क्रिया, ठीक है, ये ध्यान रखें, कौन सी क्रिया है, विद्युत रासायनिक क्रिया है। लोहे पर जंग लगना कौन सी क्रिया है बेटा, रासायनिक क्रिया, विद्युत रासायनिक क्रिया। बिल्कुल, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन सी क्रिया है बेटा, साहिल कौन सी क्रिया है, विद्युत रासायनिक क्रिया। आयुष, विद्युत रासायनिक क्रिया। अभिषेक नाथ, बताओ बेटा, अभिषेक, दिव्या तुम बताओ बेटा, विद्युत रासायनिक क्रिया। बिल्कुल, है ना, लोहे पर जंग लगना विद्युत रासायनिक क्रिया। काजल, लोहे पर जंग लगना विद्युत रासायनिक क्रिया। बिल्कुल विद्युत रासायनिक क्रिया है ना। केशव, सर विद्युत रासायनिक क्रिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, इनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कृष्णा, विद्युत रासायनिक क्रिया। क्या है विद्युत रासायनिक क्रिया, लोहे पर जंग लगना। बिल्कुल, ठीक है। प्रियांशी, विद्युत रासायनिक क्रिया। क्या है बेटे विद्युत रासायनिक क्रिया, लोहे पर जंग लगना। राहुल, बताओ बेटा। लोहे पर जंग लगना विद्युत रासायनिक क्रिया है। शिक्षा, सर विद्युत रासायनिक क्रिया। क्या है विद्युत रासायनिक क्रिया, लोहे पर जंग लगना। हाँ, सुषमा, लोहे पर जंग लगना विद्युत रासायनिक क्रिया। बिल्कुल, और वंदना, लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक। बिल्कुल, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया बेटा। अब हमें पता लग जाएगा कि जहां पर भी कहीं पर जंग लग रहा है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सी क्रिया हो रही होगी, विद्युत रासायनिक क्रिया हो रही होगी, है ना। ये विद्युत रासायनिक क्रिया समझ रहे हैं आप लोग, रासायनिक क्रिया के साथ साथ विद्युत शब्द भी यूज हुआ है। अभी देखो इसमें क्या हो कंडीशन है, हो सकती है ना। देखो जंग लगने में क्या होगा, लोहे की सतह पर क्या होगा, एक विद्युत रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है। तो विद्युत रासायनिक पदार्थ का निर्माण होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको विद्युत रासायनिक क्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। देखो जैसे माना कार्बन डाइऑक्साइड है, वह ऑक्सीजन युक्त जल की बूंदें लोहे की सतह पर परत बना लेती है। तो यहाँ पर यदि देखोगे बेटा, मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन में क्या होता है, वो जल की कुछ बूंदें हैं, नमी जिसको हम कहते हैं, इसकी सतह पर आ जाती है, लोहे की सतह पर आ जाती है, ठीक है ना। यहाँ कहाँ आ जाएगी, लोहे की सतह पर। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन आएगा, साथ साथ में क्या आएगी, नमी आएगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होने के कारण, ठीक है ना, जल की चालकता बढ़ा देता है। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसमें घुली हुई है, जल में, ठीक है ना। और घुली होने के कारण से क्या बढ़ा देता है, उसकी चालकता बढ़ा देता है। चालकता तो जानते हैं आप, चालकता को किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा चालकता, जी सर। हो दोनों फिर गड़बड़ हो गए, कोई के कह रहा है, कोई जी कह रहा ए से सर, है, हाँ? ए से। इसे देखो बेटा, ये तुम गड़बड़ कर रहे हो, यदि ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। के है या जी है, इसको क्लियर करो पहले। सर के से कप्पा। कप्पा से, और चालक तत्व को जी से। अच्छा, चलो इसको क्लियर कर लो बेटा, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ इसको। तो एक बार घर में किताब खोलो और किताब को इसे चेक करो, है ना। चलो यहाँ देखो, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है घुली हुई होने के कारण क्या है,
जल की चालकता बढ़ा देता है, जो जल की चालकता को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। और ये क्या करेगा देखो इसमें, और यह विद्युत अपघट्य विलयन क्या करेगा, विद्युत अपघट्य विलयन का कार्य करती है। विद्युत अपघट्य विलयन में जिसमें विद्युत धारा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 हो गया, 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, इसमें दो प्रकार की चीजें आती है, इसीलिए इस चैप्टर में इसको रखा गया संचारण को, क्योंकि इसमें एक विद्युत रासायनिक क्रिया हो रही है ना। इसमें कैथोड का निर्माण भी होगा, एनोड का निर्माण भी होगा, तभी एक जंक लगने की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। ठीक है ना, तभी जंक लगने की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। देखो अब लोहे पर जंक लगना, देखो क्या होगा, लोहे के एनोड, देखो लोहे के परमाणु एनोड का कार्य करता है। जो माना सपोज यहाँ पर लोहा है और इस लोहे को जो छड़ है वो क्या किसका काम कर रही है, एनोड। एनोड पर क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण। बिल्कुल यहाँ पर होता है ऑक्सीकरण। ठीक है ना, क्या होगा, ऑक्सीकरण, यानी कि जो लोहा है उस पर ऑक्सीकरण क्रिया होनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो लोहे के परमाणु एनोड का कार्य करते हैं। ठीक है ना, और अपचयन अर्ध अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सॉरी, अपचयन नहीं होना था, इसमें उपचयन होना था, है ना। एनोड पर क्या होता है, उपचयन के, है ना, उपचयन अर्ध अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार लोहे की सतह पर एक छोटा सा वैद्युत रासायनिक शेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, किसका निर्माण होता है, वैद्युत रासायनिक शेल का। अब देखो अम्लीय माध्यम में, यहाँ पर यदि देखेंगे, ये कहता है कि अम्लीय माध्यम होने पर, अम्लीय माध्यम हो जाता है, लोहे पर जंग लगने निम्न रासायनिक समीकरण हो सकते हैं, अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। पहले देखेंगे बेटा एनोड पर, लोहे की सतह पर एनोड, देखो लोहे की सतह क्या करती है, एनोड का कार्य करती है। ठीक है, और ये Fe को Fe2 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण कर देती है। यहाँ पर क्या काम कर रही है कि जो Fe है उसको Fe2 पॉजिटिव में परिवर्तित कर दे रहे हैं, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी तो बनेगा। तो यानी कि क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका मतलब ये एनोड है। ठीक है ना, ऑक्सीकरण हो गया। और यहाँ पर जो हमारे पास ई नोट है Fe का, देखो जो हमारे पास हमने निकाला था बेटा, जैसे हमने किसका निकाला था, एक तो कॉपर का निकाला था और एक जिंक का निकाला था। ठीक है ना, जो हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव है वो हमें पता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक हाइड्रोजन विभव। ठीक है ना, मानक अपचयन विभव भी कह सकते हैं उसको, मानक अपचयन विभव, ये हमें मालूम था। जैसे इसमें प्लस 0.34 होता था, इसका माइनस 0.776 होता था। ऐसे ही आयरन का है, आयरन का कितना है, ये माइनस में, माइनस 0.44 वोल्ट, ये इतना हमारे पास आएगा। उसके बाद कैथोड होगा, देखो इसमें कैथोड क्या होना चाहिए, एनोड तो हमें लोहे का टुकड़ा मिल गया, अब कैथोड क्या होगा, देखो कैथोड पर क्या होगा, जल की बूंदे में उपस्थित H प्लस आयन की उपस्थिति में जो H प्लस आयन होगा की उपस्थिति में एनोड मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हुए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑक्सीजन का आप चयन करते हैं और ऑक्सीजन का आप चयन करेंगे, तो कैथोड पर क्या अभिक्रिया होगी, कैथोड पर जो 4H पॉजिटिव है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे और साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले थे, देखो ये इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है ना, और इज इक्वल टू क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल H2। ठीक है ना, यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ क्या है, H प्लस है और यहाँ O2 है, ऑब्लिक H2O। ये हमारे पास सेल है, ये सेल बन जाएगा अर्ध सेल। ठीक है ना, और इसकी जो वैल्यू है वो है 1.23 वोल्ट। यदि हम संपूर्ण अभिक्रिया, देखो कैथोड क्या है, कैथोड का निर्माण भी हो रहा है, एनोड का निर्माण भी हो रहा है। ठीक है, अब यदि हम इस पूरी अभिक्रिया को देखेंगे तो पूरी अभिक्रिया क्या होती है, 2 मॉलिक्यूल Fe होंगे, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, लेकिन कैसा होगा, अम्लीय माध्यम में होगा। ठीक है ना, और ये क्या बना देगा, 2 Fe2 पॉजिटिव, ये एक्वस चार्जेस होंगे और 2 मॉलिक्यूल H2O लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हो सकता है। यदि हम ई नोट सेल निकालना चाहेंगे, हम क्या निकालना चाहेंगे, ई नोट सेल, तो ई नोट सेल क्या होता है, क्या होता है बेटा, ई नोट सेल बराबर क्या होगा, ई दाया ई हाँ ई दाया माइनस ई बाया। ई बाया, ऐसे होता है।
यानी कि ई कैथोड माइनस एनोड होता है ना। तो बाएं तरफ क्या होता है, एनोड होता है हमारे पास, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर एनोड एनोड कौन कौन सा है, एनोड हमारे पास Fe है, ठीक है ना। तो एनोड के लिए तो बायां हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा कौन सा वाला, ये Fe वाला होगा, है ना। और ये हो जाएगा ऑक्सीजन वाला, हाइड्रोजन प्लस वाला, है ना। तो यहाँ पर देखो यदि हम दाएं में से बाएं घटा देंगे, यानी कि बाएं कौन सा है, Fe वाला है, तो Fe की वैल्यू कितनी है, एनोड माइनस कैथोड होता है क्या, सर कैथोड माइनस एनोड होता है सर। हाँ कैथोड माइनस एनोड होता है। तो कैथोड की वैल्यू कितनी है, Fe की सर 0.44। नहीं नहीं नहीं, ये तो इस तो ठीक है, ये तो Fe की होगी। अब हमें चाहिए देखो ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही तो है, ये है ना बेटा, ई नोड एनोड। तो यहाँ पर कैथोड की वैल्यू कितनी है, कैथोड की वैल्यू ये है, ये दिए रखी इन्होंने 1.23 वोल्ट दे रखी, 1.23 वोल्ट। और माइनस फिर क्या आएगा, एनोड आएगा, एनोड पे कितनी है, एनोड है हमारे पास Fe, तो एनोड पर Fe होगा, तो इसका मतलब क्या कितना आएगा, देखो माइनस 0.44 वोल्ट, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 1.67 वोल्ट। तो इस प्रकार से जो हमारे पास जंक लग रहा है, उसकी हम रासायनिक क्या निकाल सकते हैं, उससे उत्पन्न होने वाली जो क्या होगी, विद्युत ऊर्जा। देखो इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, देखो क्या हो रही है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, देखो इतने वोल्ट की, समझ में आ रहा है। इसलिए देखो यहाँ पर लिखा भी है कि ये कैसी है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है, कैसी है, विद्युत रासायनिक क्रिया है ना। लोहे पर जंग लगना क्या है, एक प्रकार का रासायनिक शल, इसमें रासायनिक शल का निर्माण भी होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार से इस जो जंग लग रहा है उससे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, और कितनी विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, ये हो रही है 1.67 वोल्ट। इतनी विद्युत धारा, इतनी विद्युत धारा तो उस जो सेल है उससे भी उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो इस प्रकार से जंग लगने से क्या हो रहा है, बिजली उत्पन्न भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो क्या बना बेटा, इस प्रकार का सेल में इस प्रकार के सेल बने हुए, Fe हो गया, Fe2 पॉजिटिव आयन वायुमंडल में ऑक्सीजन के द्वारा क्या हो सकते हैं, ऑक्सीकृत होकर के FeO बना देते हैं, यानी कि फेरस ऑक्साइड बना देते हैं, FeO बन जाता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे देखेंगे जो जल में जलीयोजित होकर के Fe2O3 बना देता है, Fe2O3। इसमें थोड़ा करेक्शन वाला था बेटा, इसमें करेक्शन करना है मैंने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बन सकता है, और जंक का निर्माण होता है। जंक का जो फॉर्मूला होता है बेटा, जंक का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को मालूम है जंक का फॉर्मूला, जहां पर यदि हम कहें कि जंक का फॉर्मूला क्या हो सकता है, कोई बता सकता है, ये है Fe2O3 वाला, ठीक है ना। क्या होगा, Fe2O3 जो है जंक लगने की प्रोसेस पे जो क्या बनेगा, Fe2O3 बन जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलयोजित होकर के ये होगा Fe2O3, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। और ये कैसे रंग का होता है, ये लाल भूरे रंग का होता है। कैसे रंग का होगा, लाल भूरे रंग का। ये देखो XS2 है बेटा, है ना। यदि हम देखेंगे कोई बोले हमें जंग का फॉर्मूला बताओ, तो हम बता सकते हैं हमको, ये क्या होगा, Fe2O3, और यहाँ पर क्या होगा, XS2, X मॉलिक्यूल H2 होंगे इसमें। इस प्रकार से ये हमारे पास जंग का फॉर्मूला होगा। और इसका जो रंग होता है, ये लाल भूरे रंग का होता है। कैसे होता है, लाल भूरा रंग। जंग को तो देखा आप लोगों ने, लाल भूरे रंग का पाउडर बन सकता है, ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अपचयन हमने पढ़ लिया किस प्रकार से हो सकता है। इसमें हम इनकी अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं। यदि हम देखेंगे एनोड पर क्या होगा, ये लिखा था हमने शायद, एनोड पर क्या होगा, हाँ लिखा हुआ है ना। एनोड पर ये अभिक्रिया होगी और कैथोड पर ये अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है, या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको भी। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, ये देखो एनोड पर यदि हम अभिक्रिया लिखेंगे तो क्या होगा, Fe, है ना, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe2 पॉजिटिव चार्ज में,
एक्वस होगा, ठीक है ना, और प्लस क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे। ये किस पर होगा, ये एनोड पर हो जाएगा। कैथोड पर यदि हम देखें, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हो जाएगा, माना यहाँ ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन ने किससे किया, 4H मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन प्लस से अभिक्रिया की, इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन लिए और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसने क्या बना दिया, 2 मॉलिक्यूल H2O, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए तो ये कैथोड पर हो गए रिडक्शन। इस प्रकार से यदि हम पूरी अभिक्रिया को देखें इसको वायुमंडलीय ऑक्सीकरण में, तो किस प्रकार से हो सकती है, इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल Fe पॉजिटिव, ठीक है ना, और प्लस इसमें फिर क्या अभिक्रिया होगी, 2 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन होगी, है ना, और इस पर हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जुड़ेगा और ये क्या बना देगा, Fe2O3 प्लस 4H पॉजिटिव। देखो ये अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से संचारण की क्रिया हो सकती है। अब इस संचारण की क्रिया से बचाव कैसे किया जा सकता है, ये पूछा जाता बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचारण, ये देखोगे तो संचारण से बहुत सारे लोहे का नुकसान हो गया, बहुत सारा लोहा जो है क्या है, खत्म हो गया, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में हम क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं हम घर पे लोहे को बचाने के लिए। बिल्कुल, यदि देखोगे तो उपयुक्त पदार्थ की परत चढ़ा करके, कोई उपयुक्त पदार्थ है उसकी परत को चढ़ा करके उसको क्या किया जाता है, जल के संपर्क से आने से रोका जाता है, ठीक है। जनरली यदि देखा होगा कहीं पे जंग लग जाता है तो हम मिट्टी का तेल उसमें डाल देते हैं, कोई तेल ग्रीस लगा देते हैं, कुछ इस टाइप की चीजें, है ना। देखो धातु की सतहों को चिकना रख करके बनाया जा सकता है, यानी कि उसको प्लेन सरफेस बना देंगे ताकि पानी की बूंद उस पर टिके ना, है ना। और धातु की सतह पर पेंट करके, पहला काम करते हैं पेंट लगा देते, ठीक है ना। जो पेंट जहां जहां पर लोहे की वस्तुएं होंगी ना उनको हम पेंट कर देते हैं ताकि वो खराब ना हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें हम तेल भी लगा सकते हैं, देखो देखो, हाँ तेल ग्रीस भी लगाया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा छोट तेल की कुछ बूंदे डाल देते हैं जैसे कब्जे खराब ना हो जाए, है ना। वैसे तो कलर लगाते हैं लेकिन फिर भी ग्रीस लगा देते हैं, उसकी परत को लगा देते हैं ताकि वो पानी के संपर्क में ना आए। देखो धातु पर संचारित न होने वाली धातुएं जो है कौन सी है, या जैसे मान धातुएं हैं, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, क्रोमियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आदि की परत चढ़ाई जाती है। यदि इनकी परत को चढ़ा करके भी धातुओं को संचारित करने से रोका जाता है। एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होती है बेटा, इसको कहते हैं बलिदानी सुरक्षा। बलिदानी सुरक्षा, ये बलिदानी सुरक्षा क्या होती है, ये देखो बलिदान किस प्रकार से होता है, जैसे माना हमारे पास लोहा है, ये देखो ये लोहा है और लोहे के ऊपर हमने किसकी, जिंक की परत चढ़ा दी, जड़ेन की, ये जिंक की परत चढ़ा दी, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी, तो इसे कहते हैं बेटा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वनीकरण। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, गैल्वनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। हिंदी में याद नहीं आ रहा, यसद लेपन, हिंदी में इसके लिए बहुत कठिन शब्द होता है, यसद लेपन, ठीक है ना। यानी कि जो लोहा है उस पर यदि हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उससे भी संचारण को रोका जा सकता है, लेकिन इसको कहा गया बलिदानी सुरक्षा। यानी कि जब क्या होगा, संचारण होगा तो केवल जिंक की परत का होता है, जो बाहरी परत है, इससे क्या हो जाता है, लोहा सुरक्षित रह जाता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए इसने बलिदान किया, इस जिंक ने बलिदान किया इस लोहे पर रह करके, है ना। इसलिए क्या कहा जाता है, इसको बलिदानी सुरक्षा के रूप में कहा जाता है। तो देखो बेटा ये कहता है, देखो इस विधि में जो धातु जैसे लोहा है की सतह अधिक सक्रिय होती है ना। इस विधि में क्या होता है कि जैसे लोहे की सतह पर अधिक सक्रिय ऐसी परत चढ़ाई जाती है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर हो, ठीक है। लोहे से ऊपर है तो लोहे से ऊपर होने का मतलब वो ज्यादा फायदे, ये क्या होगी, ज्यादा सक्रिय हो जाएगी, है ना, लोहे से ऊपर है। तो इसलिए वो कहता है कि जब माना ज्यादा सक्रिय धातु की परत चढ़ा देंगे
तो ये कहते ऊपर चढ़ाई जाती है। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे के ऊपर है। अधिक सक्रिय धातु स्वयं रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेती है, दूसरी धातु को बचा लेती है। ये स्वयं भाग लेती है किसमें? जिंक किसमें लेता है? रिडॉक्स अभिक्रिया में भाग ले लेता है, तो इसका बचत हो जाती है। यानी कि संचारण इसका हो रहा है, ये ज्यादा सक्रिय है, इसका संचारण हो रहा है, लेकिन इसकी बचत हो रही है ना। ये देखो दूसरी धातु को बचा लेता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए उसमें जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। यह प्रक्रिया गैल्वनीकरण कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको गैल्वनीकरण या सदलेवन कहा जाता है। जिंक हो गया, लोहे हो गया। जिंक जो है लोहे से अधिक सक्रिय होता है ना। और गैल्वेनिकेट लोहे में लोहे के स्थान पर जिंक का संचारण होता है। लोहे पर क्या करते हैं? जिंक का, लोहे के जैसे माना हमारे पास लोहा है, तो लोहे का संचारण होना था और उसकी जगह किसका संचारण हो रहा है? जिंक का। ठीक है ना। यहाँ देखो जिंक ये वाला बन जाता है, क्षारीय कार्बोनेट बदल जाता है। और गैल्वेनिकेट लोहे की सतह पर खरोच पड़ने पर भी लोहे की तुलना में जिंक का संचारण होता है। ठीक है, क्योंकि Fe की तुलना में जिंक का ऑक्सीकरण पहले होता है। लोहे से भी पहले किसका होगा? जिंक का। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो परिवर्तित हो जाती है। अब देखो विद्युतीय या कैथोड सुरक्षा, एक सुरक्षा और भी है। ठीक है ना। इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि का प्रयोग जल में डूबी हुई वस्तुओं जैसे सिप हो गया, भूमिगत पाइपों हो गया, टैंक हो गया आदि के बचाव के लिए किया जाता है। जो भूमि में जैसे हमने पाइप बिछाए रहते हैं, उनके बचाव के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है ना। इस विधि में क्या होता है कि अधिक सक्रिय धातुओं जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया आदि का संबंध जो है लोहे के पाइपों से कर दिया जाता है। इन पे परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है ना। अधिक सक्रिय धातु एनोड का कार्य करती है। जो ज्यादा सक्रिय है वो एनोड का काम करेगी और लोहे से पहले अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगी। लोहे से पहले क्या कर देगी? अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगी। इस प्रकार मैग्नीशियम ब्लॉक से जुड़ी हुई, ठीक है ना, भूमिगत लोहे की पाइपें हो गई, टैंक आदि का, ठीक है ना, संचारण जो है क्या होगा? मैग्नीशियम से अधिक विभव के कारण बाद में होता है। ठीक है ना। वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसका संचारण बाद में होना है ना। इस प्रकार से बनाते हैं। ये थोड़ी बहुत याद रखना आप लोगों को। ठीक है ना। और इस टाइप से कंप्लीट मान लीजिए इसको। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या